गुड मॉर्निंग मैम। अगला जो हमारा पाठ है विधान से पाठ 2, जो आपके सत्र 1 का जो पाठ्यक्रम है इसमें भी सम्मिलित किया गया है। आनंद यादव जी के द्वारा लिखा गया जूझ। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को परिचय देती हूँ, लेखक परिचय भी करेंगे और पाठ के संबंध में भी यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस पाठ में लेखक के प्रारंभिक जीवन का जिक्र किया गया है कि उसे पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन उसके घर वालों के द्वारा उसे खेत में लगा दिया गया, उपले बनाने का काम दे दिया गया, कोल्हू पर वो काम करता था और उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो बीच में छुड़वा दी गई। लेकिन एक दत्ता जी नामक कैरेक्टर का, एक पात्र का यहाँ पर जिक्र आया है, जिनकी गाँव के सभी लोग जो है बात मानते थे और उनकी सहायता से जो है दत्ता जी ने एक बार उनके पिता को बुलाकर कहा कि बच्चे को कल से स्कूल भेजें और बच्चे को भी कहा कि बिना डरे तुम अपनी बात उनसे कह सकते हो। और तब जो है लेखक ने वो बात वहाँ पर कही और उनको पढ़ने का मौका मिला। और बाद में ये एक और बात बताऊँ, यहाँ पर ये जो पाठ है इनका अनुवादित है, क्योंकि लेखक जो है संस्कृत और मराठी में इनकी स्नातकोत्तर थी। तो इस पाठ के अंत में हमारे सामने यहाँ पर लिखा भी गया है कि केशव प्रथम वीर ने जो है इस पाठ का, इस संस्मरण का, इस आत्मकथा के अंश का यहाँ पर अनुवाद किया, जो हिंदी में आप लोगों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। ठीक है जी। तो चलिए आनंद यादव जी का संक्षिप्त परिचय करते हैं। इनका जो जन्म है वो कोल्हापुर में हुआ था। मराठी और संस्कृत साहित्य में इन्होंने स्नातकोत्तर यानी कि अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी। और इनकी जो रचनाएं हैं इसमें उपन्यास और आलोचना कई निबंध हैं और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग तथा इनका आत्मकथा कथनात्मक उपन्यास जूझ पाठकों को बहुत अच्छा लगता है और जो जूझ है उसको साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। अगर इनकी हम भाषा शैली की बात करें तो सरल भाषा का प्रयोग किया गया, सहज है, भावात्मक भाषा का प्रयोग है, ठीक है, जो कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण इसमें रखती है। और इनकी जो आंचलिक भाषा है, हिंदी और संस्कृत भाषा सभी पर इनकी पकड़ अच्छी। तो इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। यहाँ से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों को इस चैप्टर के संबंध में बताऊंगी। और एक और बात बेटा, इन्होंने जब ये आत्मकथनात्मक यानी कि अपने बारे में जो ये उपन्यास लिखा था, अपने आप को पात्र बनाकर अपने जीवन के संदर्भ में बताते हुए ये उपन्यास लिखा था, तो इन्हें बहुत प्रशंसा भी मिली थी, चाहे वो आलोचनात्मक थे, चाहे वो पाठक थे, चाहे वो समीक्षा करने वाले थे, सभी के द्वारा इन्हें काफी प्रशंसा प्राप्त हुई। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेखक कहते हैं कि वो पढ़ने प्रारंभ कोई पढ़ेगा क्लास में, पढ़ना चाहेगा या मैं कंटिन्यू करूं? पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो पापा के समय में था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। ये लेखक ने अपने बारे में बताया कि उनका जो पुश्तैनी काम था वो खेती करने का था, लेकिन लेखक जो है प्रारंभ से ही पढ़ना चाहता था ताकि उनके घर की आर्थिक हालत जो है वो सुधर सके, 2-4 पैसे उनके घर में आ सके। वो कहते हैं कि अगर खेती करता रहूंगा तो ऐसे ही पूरी जिंदगी मेहनत में निकल जाएगी। बेटा आप लोग सुनते भी हो कि बेचारे जो किसान होते हैं वो सारा साल खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ केवल जो उनकी स्थिति होती है वो हैंड टू माउथ तक ही रहती है कि सिर्फ और सिर्फ उनको खाने के लिए और छोटी मोटे जो काम है उनके सिर्फ वही चलते हैं। ठीक है, लेकिन मेहनत तो आप लोग बाकी कोई किसान कितनी मेहनत करता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आज भी आप जाकर देखो बेचारा कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में लगा हुआ होगा। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। बुक अरेंज कर लो। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। अब चारों ओर कोल्हू चलने लगे तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। अब समझ गए, दादाजी कहते थे कि अगर हम पहले कोल्हू चला देंगे तो गुड़ बनाएंगे जल्दी, तो लोग खरीद भी जल्दी लेंगे। लेकिन फिर लेकर कहता तो हर जगह कोल्हू देखने को मिलते थे, जब गुड़ ज्यादा होगा तो अकेला
कहीं से भी खरीद सकता है, कहते इसलिए उसके बहुत ज़्यादा भाव भी नहीं थे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुण बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुण को कौन पूछता है? कहते नंबर 1 और नंबर 2 को ग्राहक ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, तीसरे को तो कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़े रहने दिया जाए तो गुण जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा गुड़ की सबसे पहले शुरू होता था। आप समझ गए? लेखक क्या कहता है कि जो दूसरे किसान मानते थे कि थोड़े दिन और इनको खड़ा रहने दो, पानी की मात्रा रस में कम हो जाएगी, रस गाढ़ा हो जाएगा, गुड़ अच्छा निकलेगा। लेकिन दादाजी क्या कहते थे? कहते कि फटाफट कर लो और गोलू चला दो ताकि लोग जो है गुड़ खरीदने के लिए उनके पास ही आ जाए। इसी कारण 23 वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी ही आगे के काम में लगे। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी, यानी कि वो जैसे हम लोकल भाषा में डोसे कहते हैं, पंजाब में उठले कहते हैं। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोच कर कि बात माँ से करनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छोड़ दी। उसने सोचा कि मेरी माँ काम कर रही है, वो मदद करवा रहा था। क्या अब MCQ पूछा जा सकता है, लेखक ने पढ़ने की बात कब छेड़ी? जब उसकी माँ कंडे थाप रही थी, तब उसने अपने पढ़ने की बात छेड़ी। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूँ। माँ कहती है कि उसकी माँ की इच्छा थी कि वो पढ़े, लेकिन वो कहती है मैं क्या कर सकती हूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहरेगा सूअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम नहीं। यानी कि जो उसके दादा थे, बाबा थे, वो बड़ा गुर्राने लग जाते थे कि तू पढ़ने लिखने की बात मत किया कर। और माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ है, लेकिन उनको जंगली सूअर ही बोलती थी कि वो गुर्राने लग जाते हैं, जो उसके घर के परिवार के आदमी होते हैं। अब माँ खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। कहता खेती बाड़ी का तो सारा काम एक होता है, किसानों के भी जीवन में थोड़ा समय आता है जब गेहूं कटाई के होता है तो थोड़े दिन के लिए उनको रेस्ट मिल जाता है, ईख आदि डालते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए रेस्ट मिलता है, फिर आगे की बुआई शुरू होती है। तो वो भी कहता है कि मेरे पास अब कुछ काम तो रह नहीं गया, खेती बाड़ी का तो सारा काम हो गया, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव से मेरे पढ़ने के बारे में, दत्ताजी से मेरी बात कर, आज की रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सके। तुम भी मेरे साथ चलना और दत्ताजी राव से बात करेंगे ताकि वो दादाजी को मेरी पढ़ाई के बारे में समझा सके। पढ़ाई की बात किससे करने की बात कह रहा था? देखो अपनी माँ को दत्ताजी राव से अंडरलाइन कर देंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना कहने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मैं मेरा मन रखने के लिए तैयार हूँ। मेरी तर्पण वह समझती थी, 7वीं तक पढ़ाने की उसकी मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। लेकर के केवल 7वीं कक्षा से भी अपनी पढ़ाई यहाँ पर की। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गाँव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती पे जोड़ दिया है। यह सुनते ही देसाई दादाजी मुझे बोले आने दे हम उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह दे। समझ गए? वो कहता मेरे दादाजी को तो खाली घूमने से मतलब है, बाहर बैठे रहते हैं, शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं और उन्हें कोई काम नहीं है। तो उस पर दत्ताजी राव को क्रोध आता है, जब वो सच्चाई बता देते हैं, कहते अपनी बार उसको आने दे तो मैं बता दूँ। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है, मेरे लिए अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दौड़ाई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। ये लेखक ने उनको विश्वास दिया। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है खेती के चक्कर में। कैसे लेखक का पढ़ाई में 1 वर्ष बर्बाद गया था? खेती। ठीक है ठीक है। अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब मैं आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तुम भी आ जाना रे छोरा, यानी कि तुम भी आ जाना, जैसे तुम्हारे दादा आएंगे उसके बाद तुम भी आ जाना। ये उनकी प्लानिंग थी
योजना बनाई जी। कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सब बातें कही हैं, ये मत बता देना, नहीं तो हम लोगों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि साग भाजी देने आई थी और तब मेरी बात हुई। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो लीडर होगा, साफ साफ उत्तर देना, डरना। ये दादाजी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे दादा के सामने ही तुम्हारे बारे में बात करूंगा, लेकिन तुम डरना मत, लीडर होकर मुझे सारी बातें बताना। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर नहीं था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत में आ जाने से जरा इधर भेज देना, कि जैसे ही वो आए तो तेरे पास भेज दे। कुछ काम था, दादा ने अधीरता से पूछा, मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। माँ ने जवाब दिया तो मैं वो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना कहीं। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, समझ गए, यानी कि वो एक अच्छे औहदे पर थे, उनका सभी लोग मान सम्मान करते थे। अगर उन्होंने बुलाया तो कहते हैं बड़े सम्मान की बात है कि कोई ना कोई काम भी होगा। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीवने के लिए बुलाया है। अच्छा, समझ गए कि आधे घंटे बाद उसने अपने बच्चे को भेज दिया कि जा तू चला जा, कहते हैं खाना खा लो। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, क्यों आया है छोरे, मतलब उन्होंने दादाजी ने एक्टिंग की ना उसके सामने। दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया, बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है मैं तेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दादाजी राव से पूछने लगे कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या कहता है? सरकार ने दादा से विनय करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। उनकी बहसबाजी हुई तो सारी बातें सामने आ गई। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब मजामत बनाई। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में किसी दिन श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोड़कर किस तरह खुद गाँव भर में गुलेसानी की तरह घूमता है, और अब वह अपनी मस्ती के लिए किस छोटा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने सुना। समझ गए? दत्ता जी ने कहा कि तू बकवास करता है, अपने बच्चों को तूने काम में जोड़ रखा है, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को, और तो खुद बकवास करता हुआ पूरे गांव में गुलेसान की तरह घूमता रहता। उन्होंने उसको खूब फटकारा। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। उसने हर कोई इंसान एक्सक्यूज तो देता है ना, अपनी बात को रखने के लिए एक्सप्लेन करता है चीजों को, तो दत्ताजी ने उनकी हर बात को काट दिया और मुझसे कहा सवेरे से तू पाठशाला जाता है, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, यानी कि मेरे पास आ जाना अगर तुम्हारा बाबा तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजता है। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करना। समझ गए? मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें जो है पढ़ा लिखा दिया करूँगा, और पाठशाला में भी तुम निरंतर पढ़ना, और थोड़ा बहुत हो सके तो खेती बाड़ी में भी हाथ रखना। मैंने मना कब किया है जी? बेटा उस कहता है इसको नहीं, उसके बाद पिताजी कहते हैं कि मैंने कब मना किया पढ़ने के लिए, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख दिया है। कैसी आदतें? कहते चाहे जैसी यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। ये लेखक कहते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर अचानक से हल्ला बोल दिया। क्या क्यों रे छोकरे? फिर दत्ता जी ने पूछा कि क्या ये बात सही है? कहता नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे, दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर कीन कर माँ ने से कंडे रखवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच निकाल कर ठोक दिया, यानी कि जो भी बात थी सारी बता दी कि हाँ ऐसा हुआ था, मैंने ये करके किया था, इन्होंने तो मुझे कभी पैसे दिए ही नहीं। यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, ना पास नहीं हुआ है कभी। नहीं जी,
ये भी पास हो गए, हमेशा ही हुआ, ये ना पास होता है कि फेल हो गए, ठीक है। पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की याद है, एक आध बार सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना बंद कर देना क्या गलत। समझ गए कि अगर बच्चे से कभी कोई गलती भी हो गई तो उसको और भी मौका देना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर इसके साथ ऐसा हो भी गया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, तो उस बच्चे को स्कूल से ही निकाल दे। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा, इस समय उसका कोई बस नहीं चल सका था। समझ लो, उसने मन मारा, लेकिन उसके बाद उसकी कोई बीमारी जो है आगे नहीं हो पाई थी, तो इसलिए उसको मजबूरी में स्कूल में भेजा। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। ढोर यानी कि ढोर डांगर बोलते हैं ना हम, पशुओं को बोला हुआ है। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना समझे मंजूर है क्या? दादा ने कहा कि तुम्हें ये सब काम करने पड़ेंगे, सुबह उठकर खेत में भी आना होगा, पानी भी देना होगा, जानवरों को भी चराना होगा, और भी काम कराने होंगे, और कभी कभी तुम्हें स्कूल में गैर हाजिर भी होना होगा। हाँ, लेखक ने कहा कि हाँ, उसे तो पढ़ने का मौका मिल रहा था, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर, मन आनंद से उमड़ रहा था कि हाँ, मैं कल से स्कूल जाता हूँ, तुम भी थोड़ा सा इससे कुछ सीखो, ठीक है ना, पेपर भी आने वाले हैं सारे। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं पूछता हूँ कि नहीं पूछूं, वहीं पे मालूंगा अगर तू किसी दिन तेरे पे नहीं आया तो। तेरे ऊपर पढ़ने का बहुत सवाल हुआ है, मुझे मालूम है, बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार टूट कर देख रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा। समझ के कहता कोई बैरिस्टर नहीं बनने वाला है, ठीक है, तो चुपचाप खेल में आ जाना। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हुई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम में चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। समझ गए कि उसको 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खेत में काम करता था, और उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी कि मास्टर मार देगा तो कोई बात नहीं, कम से कम उसे तो टीचर छुड़ेगा, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। ऐसा नहीं होता, आगे लेखक ने बताया काफी इंटेलिजेंट था वो, लेकिन फिर भी उसको भी कभी कभी मास्टर की छड़ी खानी पड़ती थी। अब अंदाजा लगा लो क्यों नहीं पड़ती। दोपहरी बार की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीते, फिर से 5वें में जाकर बैठे। अब यहाँ से जो उसका अगला परिप्रेक्ष्य शुरू होता है लेखक का, जब वो स्कूल में गया तो उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसने अपने घर परिवार के बारे में बताया, अपने दादा के बारे में बताया कि कैसे उसने पूरे स्कूल में दाखिला लिया। अब आगे वो बताता है कि जब वो स्कूल में गया तो उसके साथ क्या कुछ हुआ। फिर से 5वीं में बैठने लगा, फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, 5वीं में नापास, पास नहीं है, वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचानता था। गली के सिर्फ 2 लड़के जानते थे, मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बीच में छूट गई थी। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल समझता था उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। मैं सोचता था कभी जब स्कूल में जाती हूँ तो कुछ नहीं पता, कहते मेरे को उन्हीं के साथ बैठना पड़ा। यह बात कक्षा में पहुँचने को समझ गई है, मन खट्टा हो गया। बाहर या परिचित जैसा एक बेंच से एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था, पुरानी किताबें, पुरानी नौकरियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था जो मेरी पुरानी किताबें। बस में आने पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले इस इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं भी अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले होता। समझ गए ना, कोई अपना सामान लेकर बैठा होता है ना, पोटली लेकर कि बस में जाना हो या कहीं जाना, तो कहते मैं भी सारा सामान लेकर आपके साथ आया। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हो। कक्षा में सबसे शरारती लड़के चौहान ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा, कहता क्या बात है मेहमान, क्या नाम है, नए नजर आते हो। मजाक चल रहा है उस शरारती बच्चे ने। किसने?
चौहान के चौहान। ठीक है। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालू गड़ी की लाल माटी के रखने में मैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला था। लेखक ने क्या क्या पहना था इसको भी अंडरलाइन कर लो। लाल माटी के रखने में मैली हुई धोती और गमछा पहना जब वो स्कूल में आया। ठीक है। देखे देखे तुम्हारा गमछा, बच्चे होते ना कि शरारत करते हैं, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी। गमछा किसको कहा है? जो आप कपड़ा डालते हैं ना, आप अब लोकल भाषा में जिसको परना कहते हैं, उसको इसने यहाँ पर गमछा शब्द का प्रयोग किया। कक्षा में इसकी खींचतानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर उदासा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज है ना, हम करते ना अक्सर टीचर्स की नकल उतारते हुए, तो वो भी वहां पर एक ही तरह कोई बात नहीं है, तो पूरी बात नहीं, हम भी करते हैं। कभी क्या कोई मौका मिले तो इससे भी एक्सपोजर होते हैं। मेरी कर लिया आपको, किसी और टीचर की करने की, देखो मैं पुरानी मानती हूँ, रोटी के लिए रोटी कभी मन हुआ तो कर लिया, ठीक है। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन की इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धड़कन हो गई। उसका गमछा टेबल पर रखा। मास्टर जी आए, रणभरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर कौन मास्टर का नाम बताओगे जो कक्षा में आए थे? रणभरे। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जगाते। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया, उसने बता दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वापस पंडित की कविता पढ़ाने लगे। ठीक है जी, मास्टर जी ने पूछा कि और जैसे होता है इंट्रोडक्शन लेते हैं क्लास में आते ही, और बोले आगे की कविता को पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काज उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। वो कुछ होता हुआ धोती बांध देते तो पीछे से बच्चे बात करो कि बेल्ट निकाल देते। धोती तो कोई पहनते नहीं आते, वो एक होता है ना धोती के पीछे जो बांधा जाता है, धोती को बांधते हैं, तो कहते हैं उसको निकालने का प्रयास किया। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं कि मैं वहाँ बैठ गई, मुझे फिर परेशान करेंगे। खिलौने के लिए बनाए गए कोह के बच्चों को खुले में रख देने पर जैसे कोई चारों तरफ से उसको चोंच मारते हैं, आदत उसको परेशान। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार कर घायल कर रही थी। कहाँ तो मैं इसी पाठशाला में पढ़ता था और देखो आज मेरी क्या स्थिति है। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरे खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निकाह होगा, तो कैसे किया जाएगा? नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला। इससे तो अपना खेल की इच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के कक्षा में गए, मुझसे भी कमजोर पे क्या मदद है? फिर उसको दूसरी तरफ से हुआ कि मुझे कक्षा में जाने का क्या फायदा? देखो तो लगता है कि खेल काम करना है। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब मैं एकदम पढ़ाई जैसी लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं। सवेरे मैं उम्र में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ ने पीछे पड़ के एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चीज में मेरे खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चीज पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। ये पैंट आदि पतलून आदि होती कोई पोशाक, उसके बारे में जिक्र किया है। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। बेटे कोई नया आता है तो नहीं जानते, जैसे आपसे ये भी है ना, नए थे नहीं जानते थे, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे सबके साथ दोस्ती होने लगती है ना, विकास है ना, फिर तो फ्रेंड्स बनने का समय आ जाता है। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर भूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का मुंह भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बढ़ी हुई थी, इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी और मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। अंडरलाइन करो, गणित कौन पढ़ाता था? मंत्री मास्टर। एक आध सवाल गलत हो जाता तो वे उसे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वही ठोक देते, यानी सब उनसे डरते थे। इसीलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आते थे। ठीक है,
इसके बाद का जो है बेटा टॉपिक अभी हमारा और भी चैप्टर यहाँ से रहता है, उसको हम आगे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो लेखक के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार जब वो प्रारंभिक अपनी पाठशाला में गया तो उसको कह सकती हूँ किन चीज़ों का मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके जो 2 मास्टर थे रनवरे और मंत्री जी का, रनवरे सबसे पहले आए थे जिन्होंने परिचय किया और मंत्री जी ने गणित पढ़ाते थे। धन्यवाद।